नमस्कार दर्शकों, मैं शशि आज के विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे 1 मई यानी मजदूर दिवस के बारे में, जो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें मजदूर अपने हक की बात करते हैं और अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर सियाराम शर्मा, जो कि पूर्व अध्यक्ष है भारतीय मजदूर संघ के, और साथ में है समाज सेविका सुरक्षा वर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, सर्वप्रथम मजदूर दिवस की शुरुआत कहाँ से हुई और कब हुई? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है जी। मजदूर दिवस का शुरुआत अमेरिका में हुआ। वहाँ के कर्मचारी 14-15 घंटा काम करते थे। इसी मांग को लेकर वहाँ संगठन बना और संगठन के लोगों ने 1 मई 1886 को जी वहाँ एक कार्यक्रम रखा प्रदर्शन का, और उसी प्रदर्शन में संख्या बल करीब 10,000 से ऊपर हो गए। चार्टर ऑफ डिमांड क्या था? एक मांग था काम का घंटा कम हो, यानी 8 घंटा काम का मांग था। काम वहां पर 14 घंटा के आसपास होता था। स्वाभाविक है कि जब संख्या बल अधिक होगी तो नारे लगेंगे जी। और उसके बाद फिर कुछ धक्का धुक्की होगा। ये भी जब परिस्थिति बनता है तो फिर लाठीचार्ज हुई और उसके बाद वहां गोलियां चल गई। जी। स्वाभाविक है कि जब गोली चल जाएगी तो मरने वालों की संख्या भी होगी। बिल्कुल। ऐसे संख्या जो सरकार बताती है वो बताती है कि करीब 10 के आसपास मजदूरों का वहाँ गोली लग गई, उनका मौत हो गया। और ये घटनाक्रम यानी 8 घंटा काम और वहाँ प्रदर्शन के दिन ये जो घटनाक्रम हो गया गोली चलने का, जो कंट्रोल नहीं हुआ, नियंत्रण नहीं हुआ, ये कारण बना मजदूर दिवस का। उसके ठीक 3 बरस बाद जी जितने भी वामपंथी और समाजवादी लोग थे उन्होंने इस दिवस को मनाना शुरू किया। जी। समझ गए ना? 3 बरस के बाद जी 1 मई को ये दिवस मनाना शुरू किया जी। और उन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड 8 घंटा ही रखा और उसके साथ कुछ और चार्टर ऑफ डिमांड जुड़ते चला जाता है। ट्रेड यूनियन में दो जुटा। स्वाभाविक है कि ये मांग पत्र बन गया और ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया और आज के तारीख में लगभग 88 देश 1 मई को इस दिवस को मनाते हैं। जी। लेकिन सर, ये हमारे भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई? काफ़ी साल पहले भारत में शुरुआत हुई इसकी सर, तो कब से हुई और किस जगह से हुई? आपका प्रश्न पुनः बहुत सुंदर है। जी जी। 1 मई 1923 को मद्रास में एक श्रम संगठन, मद्रास लेबर यूनियन, वहाँ का श्रम संगठन ने ये दिवस मनाने के लिए निर्धारित किया और अपना लाल झंडा पहली बार लगाया। उसमें वामपंथ और समाजवादी दोनों विचारधारा के लोग थे। जी जी। और पहली बार लाल झंडा जो आप देखते हैं, लाल झंडा का उन्होंने भारत में 1923 में 1 मई 1923 को पहली बार मद्रास में प्रयोग किया जी। और भारत में 1923 से ये दिवस अब पूरे देश में सभी राज्यों में प्राय सभी मुख्यालयों पर या सभी उद्योग धंधों में या उससे भी अब नीचे आप आ जाएं तो स्कूल कॉलेज में भी इस पर विचार गोष्ठी, संगोष्ठी वगैरह अब हो गया। यानी ये देश में 1923 से मनाने वाला भारत का में ये कार्यक्रम हुआ। जी जी। तो सर, ये जानना चाहूँगी कि क्या ये जो मजदूर दिवस मनाया जाता है तो इसका इतिहास काफ़ी दर्दनाक रहा है?
जहां तक प्रश्न उठता है दर्दनाक का, जब कोई मजदूर, कोई भी व्यक्ति मांग पत्र लेकर कहीं भी मांग लेने जाता है तो वो उत्साह में रहता है, उसका एक अपना दर्द रहता है, उसकी एक अपनी इच्छा होती है, उसकी एक संगठन शक्ति होती है, उसका सोचने का तरीका अलग होता है। और उसके बाद लाठी चल जाए, गोली चल जाए, कुछ मौत हो जाए तो स्वाभाविक है कि स्थिति तो दर्दनाक ही होगी ना। जी जी बिल्कुल। और ये तभी अनुभव किया जा सकता है कि खुद वो व्यक्ति अनुभव करता हो। पर लाठी नहीं लगा तो उसको अनुभव उतना नहीं होगा, लेकिन जिसके शरीर पर लाठी लग जाता है, चोट लग जाता है तो अनुभव होगा तो दर्दनाक तो होगी। और कहीं भी धरना प्रदर्शन आप देखेंगे, जहां भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज होती है या किसी भी तरह का कोई इस तरह का उत्पात होता है तो स्वाभाविक है कि वो एक समाज में अमिट छाप छोड़ देती है और उसके बाद से फिर कुछ नए अध्याय जुट जाते हैं। तो ट्रेड यूनियन के इतिहास में ये शिकागो वाली जो घटना घटी, ये एक अमिट छाप छोड़ दी है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वेच्छा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी अगला सवाल लेकर के कि कार्यस्थल पर जी स्वास्थ्य और जी उनकी जो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी बातें होती हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य का एक बहुत ही बड़ा एक अहम भूमिका है। जैसे कि कहा जाए कि कार्यस्थल पर कर्मचारियों का अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो उसका सीधा प्रभाव उनके कार्य पे, उनके काम पे पड़ेगा। अगर वो स्वस्थ हैं तो वो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे और मतलब और हेल्दी, अगर वो स्वस्थ हैं, उनको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकली फिट है, वो स्वस्थ हैं, तो वो अपने काम को बहुत जल्दी और प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और एक और बात ये भी है कि अगर कार्यस्थल पे सेफ्टी बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखा गया है, सुरक्षा का, तो वहाँ पे मतलब दुर्घटनाएं होने की संभावना बहुत ही कम क्या मतलब समझ सकते हैं, हम कह सकते हैं कि नहीं ही होती है। जी यही बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई। कार्यस्थल पर बहुत ज़रूरी है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बहुत ज़रूरत है कि वो सारी बातें होनी चाहिए। तो सर, मैं अगला सवाल आपसे करूंगी कि कोरोना के समय में हम सब जानते हैं कि सारे लोग कितने परेशान हुए, कितनी कठिनाइयों से गुजरे हम लोग, आज भी असर देखने को मिलता है। अब देखिए, उस कोरोना पीरियड में सरकार ने ये निर्णय लिया कि जिनका भी आधार कार्ड है उसके आधार कार्ड के आधार पर राशन मुहैया करना शुरू किया। उनके आधार कार्ड के ऊपर पैसा भी देना शुरू किया। जैसे कि अब वो मजदूर है और काम समाप्त हो गया, पैसा भी समाप्त हो गया, तो आधार कार्ड पर पैसा भी भेजा गया है। जी जी। और ये इस देश का एक अजूबा, और यहाँ पर पूरा शासन प्रशासन सभी तंत्र के लिए ये नया कार्यक्रम था, इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं था जी। उसके बाद धीरे धीरे ये भी जुटा कि जितने भी मजदूर हैं जो गांव आ गए, घर आ गए, और देख रहे हैं कि कोरोना का ये 2.5-3 वर्ष का पीरियड हो गया है। पूरे देश में करीब 80 करोड़ लोगों का, जिसमें अधिकतर मजदूर वर्ग ही हैं, बीपीएल वाले लोग हैं, सभी लोगों को सरकार चावल, दाल और गेहूं दे रही, मुहैया करी, यानी भोजन का समस्या दूर कर दिया। जी जी। उसके बाद आप देखिए एक बहुत नई बात शुरू हुई, ई रजिस्ट्रेशन। जी। आज देश में करीब 24 करोड़ ई रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब ई रजिस्ट्रेशन में जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की है, वो प्लम्बर हैं, मिस्त्री हैं, किसी तरह का रोजगार करते हैं, ड्राइवर हैं, तकनीशियन हैं, यानी जो भी देश के राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए श्रमिक हैं, उनका ई रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी कंप्यूटर से। जी जी। इसीलिए ई रजिस्ट्रेशन इसका नाम हुआ है, मैडम जी। तो ई रजिस्ट्रेशन में ये करीब संख्या अभी 24 करोड़ से ऊपर हो गया है।
ये तो बड़ी अच्छी बात है हाँ, सर। और एक चीज मैं आपको और इसमें बता दूं, ई रजिस्ट्रेशन से सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं था कि कितने मजदूर प्रवासी हैं। सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं था। एक्ट था, जी बिहार में एक्ट बने हुए थे, लेकिन उसमें एक भी मजदूर नहीं था। लेकिन आज पूरे देश में सारे मजदूर जो भी ई रजिस्ट्रेशन कराना चाहा, अपने घर में बैठकर या बूथ पर जाकर ई रजिस्ट्रेशन कराया और सबका रजिस्ट्रेशन हो गया है। और भविष्य में उनको फायदा मिलेगा, कौशल विकास का फायदा मिलेगा। और कल का पेपर का समाचार है, उसमें से 24,000 लोगों को रोजगार भी मिला है। जी जी जी, फिर सरकार आपने कोरोना विषय को उठाया, जी तो कोरोना में उद्योग बंद हो गए, तो उनका जो मजदूर किसी उद्योग धंधे में काम करते थे तो उनका ईएसआई पीएफ बंद हो गया। जी जी और ईएसआई और पीएफ बंद हो गया तो स्वाभाविक है इस बीच 3 महीने का पूरा सैलरी पेमेंट ईएसआई ने किया है। जी मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं कि ईएसआई ने पूरा 3 महीने का दिया है जी और उनका समय भी बढ़ा दिया है, उनका पैसा भी अपने तरफ से जमा किया है। यानी सरकार के लिए ये एक नया प्रयोग था और इस दरमियान सभी को फ्री में, मुफ्त में सुई लगाना, कोरोना का टीका लगाना, उनके चिकित्सीय सेवा करना। और ये एक नया प्रयोग था जिसमें किसी को कुछ इसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था। भोजन देना, पानी देना, उनको चिकित्सा सुविधा देना, पीएफ भी इस दरमियान बहुत सारे लोगों को पैसा निकालने का सुविधा दे दिया। जी जी तो इस तरह की बहुत सुविधाएं प्रदान की गई। कोरोना पीरियड में कोरोना के चलते होने वाले घाटे के बाद सरकार ने प्रदान किया है। तो क्या स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी जो हमारे मजदूर भाइयों को चाहिए, वो सारी सेवाएं सरकार द्वारा इन्हें मिली, प्रदान की गई सर? आपका ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, मैं इस पर काम किया हूं। जी रजिस्टर्ड जो भी कर्मचारी है, जी सर, जो किसी भी उद्योग में, निजी या सरकारी या अर्ध सरकारी किसी भी उद्योग में काम कर रहे हैं, जिनका ईएसआई कटता है, उसके लिए देश की तो बात छोड़ दीजिए, बिहार में भी भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज खोल दिया जी जो एम्स से कम सुविधा वहां नहीं है, बल्कि कुछ मामलों में, धन दौलत के मामलों में एम्स से ज्यादा सुविधा है। जिसका भी माँ बाप का ईएसआई कटता है, उनके बच्चों के लिए मेडिकल में डॉक्टर बनने के लिए बिहटा में 35 सीट है। ये तो बड़ी अच्छी बात है सर। और कोई भी मजदूर, जैसे कहलगांव का है या कहीं का भी है, पूरे बिहार का, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, कहीं का भी मजदूर है, वो भी मजदूर वहां पर आकर रह सकता है। रहने का भी व्यवस्था है, भोजन का व्यवस्था है, हॉस्टल है, सारी सुख सुविधा आपको यहाँ पर एक अच्छे कैंपस में मिल रहा है। उसके साथ साथ आपको मैं ये बताता हूं, स्वास्थ्य की आपने बात कही, तो जो कोई प्राइवेट संस्था से भी जिस जगह पर अस्पताल नहीं है ईएसआई का, वहां जो निजी चिकित्सक हैं उनसे ईएसआई समझौता करती है। आप मेरे कर्मचारियों को मदद करिए और उनका हम पैसा मुहैया कर देंगे, तो उनका पैसा मुहैया कर देती है। और इसलिए बिहार के 38 जिला में मैं आपको ये बताऊंगा, कोरोना पीरियड में ही सरकार ने, बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया और बाद में भारत सरकार ने भी निर्णय ले लिया कि 38 जिला में सभी जिला मुख्यालय पर ईएसआई का अपना हॉस्पिटल होगा। ये बिहार का पहला निर्णय हुआ जी जी श्रम मंत्री के द्वारा।
और उसके बाद भारत सरकार ने कहा कि जो 7,500 जिला देश में है वो सभी जगह ईएसआई का अस्पताल तो होगा ही और मेडिकल कॉलेज भी होगा। ये कोरोना पीरियड का देन है मेडिकल कॉलेज। और बीटा का मेडिकल कॉलेज पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज हो गया स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कि मजदूर के पैसा से आम जनता वहां इलाज करा सकते हैं जिनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता। ये तो बड़ी अच्छी बात है सर कि मजदूर के पैसे से जी आम जनता वहाँ अपना इलाज करवा सकती है, और एक बहुत ही यूनिक बात है, ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ है। देश में ये पहली घटना है। जी जी, देश में ये पहली घटना है कि बीटा का ईएसआई मजदूर के पैसे से आम जनता का चिकित्सीय सुविधा होगा। और यही नहीं, बाजाबता प्रधानमंत्री जी पटना के डीएम साहब से ईएसआई बीटा पर आधा घंटा का वार्तालाप किए हैं ईएसआई बीटा में बैठकर। इसलिए वो महाविद्यालय हम ये मानते हैं कि कोरोना पीरियड में बिहार के लिए गौरव के रूप में आएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात और है। आपको भी दूरदर्शन को भी वहां जाना चाहिए, देखना चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब ये मैं जानना चाहूँगी आपसे सर कि ये कारखाने में कभी कभी ऐसा होता है कि मजदूर से बहुत ही खतरनाक काम करवाए जाते हैं जिससे उन्हें कई तरह की बीमारियां हो जाती, तो इसके लिए क्या योजनाएं हैं? देखिए, देश में जब उद्योग आएगा तो अच्छा चीज आएगा, तो उसके साथ कुछ गलत भी आएंगे ना। जब कारखाना अधिनियम, खादान अधिनियम, माइका माइंस अधिनियम, ये सारे अधिनियम आए, सब में कर्मचारियों के काम करने के लिए सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। सब में सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। अब कारखाना में जो भी व्यक्ति काम करता है तो उसका सेफ्टी का भी इंतजाम है। वहां भी उनके लिए अस्पताल है, चिकित्सीय सुविधा है, ईएसआई है, पीएफ है, यानी जितनी भी सुविधाएं कर्मचारियों को चाहिए कार्य के दरमियान। अब जैसे आप एक उदाहरण लीजिए, यहां पर वो टनल चल रहा है और सामने भट्टी है और उससे मशीन से खींचना है, मशीन से वो सीट को खींचना है। आप सोचिए कि वो कितना गर्म रहता है। तो आधे घंटा एक मजदूर वहां काम करेगा जी जी, और आधा घंटा फिर वो साइड में बैठ के आराम करेगा, फिर आधा घंटा काम करेगा, आधा घंटा आराम करेगा। यानी कार्य के दरमियान जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वहां पर स्वास्थ्य संबंधी ध्यान पूरी तरह से है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन दुर्घटना तो होती ही है और ये होती भी रहेगी जी। हाँ, कहीं कुछ सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जी जी। तो सर ये बताएं कि अभी के कार्य प्रणाली में और पहले जो थे तो क्या बदलाव आए हैं इसमें? प्रश्न का अर्थ क्या हुआ? कार्य प्रणाली में? हाँ, कार्य प्रणाली में अभी जो है सिस्टम कार्य करने के, तो उसमें क्या बदलाव आए हैं? देखिए मैडम जी, कार्य प्रणाली में जैसा मैं समझ रहा हूं कि आपका पूछने का, पहले हम लोग बच्चे थे तो सुनते थे कि रोजगार अस्थाई होते हैं। अब स्कीम वर्कर आ गए। स्कीम वो सरकार ने एक योजना लागू किया, जैसे मिड डे मील के लिए मिड डे मील आ गया, आंगनबाड़ी आ गया गांव के छोटे बच्चों के लिए पढ़ने पढ़ाने के लिए, गांव में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के लिए, उनके महिलाओं के चिकित्सा के लिए आशा बहनें आ गई जी, बाल बारी दीदी आ गई। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं आ गई और ये रोजगार का एक अलग केंद्र बिंदु बन गया। फिर इसमें एक नया शब्द भी आ गया है, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। जी, यानी इतना काम है, इतना काम आप कर दीजिए और उसके बाद आपका अस्थाई सेवा नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि 18 बरस की उम्र में भर्ती हुए तो आप 60 बरस तक सेवा देंगे, नहीं।
ये काम पूरा कर दीजिए, आपको जितना भी उसमें टर्म ऑफ कंडीशन है आपको पेमेंट होगा, सब सुख सुविधा मिलेगा, वो काम समाप्त, आपकी सेवा समाप्त। ये बिहार में भी 19 में पास हो गया है। तो फिक्स टर्म यानी कार्य के हिसाब से। और एक चीज और ध्यान रखिए, आज के तारीख में आपको बताना चाहूंगा कि जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होगा, टेक्नोलॉजी के विकास के साथ ही साथ कार्य के तरीके में भी बदलाव आएगा। जी, उदाहरण लीजिए, पहले एक टेलीफोन होता था, टेलीफोन रखा हुआ है, आप बात करते थे, उसका एक अलग होता था। अब मोबाइल हो गया, टेलीफोन डिपार्टमेंट कहां है? मोबाइल हो गया। यानी तकनीक का जितना ही टेक्नोलॉजी का विकास होगा, रोजगार के धंधे का स्वरूप बदलेंगे और वो स्वरूप अस्थाई नहीं बल्कि क्षणिक होंगे। जी बिल्कुल, मेरा कहने का तात्पर्य यही है, टेक्नोलॉजी के विकास के साथ रोजगार के भी स्वरूप बदलेंगे और वो रोजगार अस्थाई नहीं चलेगा। अभी मोबाइल है, कल हो सकता है कुछ और आ जाए, तो ये जितने मोबाइल हमारे पॉकेट में हैं, ये सब मोबाइल तो बर्बाद हो जाएंगे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, चलते चलते आप हमारे मजदूर भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? चलना है ही, संदेश यही है, ये टेक्नोलॉजी का समय है। संसार में और अपने देश में यंग चैप बच्चे बहुत आ गए हैं जी, और 60% यंग चैप बच्चा है। आप अपना कौशल का विकास करिए, ये नहीं कि ये योग्यता मेरा हो गया, जैसे हम बीटेक कर लिए या ये प्रमाण पत्र ले लिए तो मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। नहीं, आज के समय में हर क्षण कुछ न कुछ नया टेक्नोलॉजी में विकास हो रहा है, तो आप अपनी कौशल क्षमता को बढ़ाइए। और कौशल क्षमता जब बढ़ेगा आपको, तो स्वाभाविक है कि आपके रोजगार भी आपको मिलते रहेंगे और आप देश पर, दुनिया पर आप अपना प्रभाव डालते रहेंगे। जी, कौशल जिसका कमजोर होगा उसका बाजार में भी, मार्केट में भी कोई पूछ नहीं होगा। जी तो कौशल बढ़ाना यानी मेरिट बढ़ाना। सर, आप लोग यहाँ आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप चाहें तो हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है दौरा केंद्र निदेशक, डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। यदि आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।